इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि डिजिटल कंटेंट पे ऑथेंटिसिटी लेवल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये फ़र्क साफ हो सके कि क्या ओरिजिनल है और क्या एआई जनरेटेड है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी साफ किया कि भारत एआई को ताकत दिखाने का हथियार नहीं बल्कि सेवा का माध्यम मानता है। उन्होंने यूपीआई और कोविन का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे इन प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल डिवाइड को कम किया है, वैसे ही एआई को भी ग्लोबल साउथ के लिए सुलभ और उपयोगी बनाया जाना चाहिए। समिट में 110 से ज़्यादा देशों की भागीदारी है, 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष हैं, 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और करीब 100 सीईओज और फाउंडर्स शामिल हैं। मोदी ने एआई के लिए एक नया ग्लोबल फ्रेमवर्क मानव दिया है। इसका मतलब भी उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि एआई नैतिक, जवाबदेह, संप्रभु, सुलभ और वैध होना चाहिए, ताकि यह केवल डेटा पॉइंट न बनकर मानवता के कल्याण का जरिया बन सके। आखिर में प्रधानमंत्री ने भारत की लाइंस को भी बताया कि एआई को लेकर भारत कितना गंभीर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी देश में 38,000 जीपीयूज मौजूद हैं और सरकार का लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में 24,000 नए जीपीयूज और जोड़े जाएं। साथ ही प्रधानमंत्री ने एआई को लेकर दुनिया के सामने भारत की सोच को भी रखा और उन्होंने कहा कि भारत इसे भय नहीं बल्कि उसे अपना भाग्य और भविष्य समझता है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। असम में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर बनी स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी हैं और वो 2 दिनों के दौरे पर असम पहुंची हैं। असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस हार का सिलसिला तोड़ना चाहती है। इस प्रयास में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यानी गुरुवार को इस चुनावी राज्य के दौरे पर पहुंची हैं। प्रियंका असम में पार्टी उम्मीदवारों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का नेतृत्व कर रही हैं। वह यहां पर 2 दिन कांग्रेस नेताओं और स्क्रीनिंग पैनल के साथ मीटिंग करेंगी। सीएम हेमंता दावा करते हैं कि कई और ऐसे नेता हैं जो असम में कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। उन्होंने खास तौर पर इशारा किया कि विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इस दावे ने असम कांग्रेस के अंदर मंथन को और बढ़ा दिया है। हालांकि सैकिया ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को पूरी तरीके से नकार दिया है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल असम में वाइब्रेंट विलेज 2 को लॉन्च करेंगे। यह प्रोग्राम सीमांत गाँवों को मजबूत बनाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों में एक अहम पड़ाव होगा। वाइब्रेंट विलेज 2 प्रोग्राम की शुरुआत 20 फरवरी 2026 को असम के कछार जिले के नागपुर गांव में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज 2 को सैचुरेशन बेस्ड और कन्वर्जेंस डिवीजन अप्रोच के जरिए सीमांत गांवों का पूर्ण और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है। यह प्रोग्राम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, आधारभूत सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और रोजगार के सतत अवसर निर्मित करने पर बल देता है। आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देश के 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से किया जाता है, जिससे कि सीमावर्ती राज्यों में हर तरीके के विकास को और 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सके। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। आगामी मार्च 16 को राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। इस बार अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें जो है वह खाली हो रही है, जिसमें से 2 सीटें जो है वह आरजेडी के खाते की है, 2 सीटें जदयू के खाते की है और 1 सीट बीजेपी के खाते की है, जिसमें बीजेपी ने पिछले साल उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा था। इस बार जो बिहार विधानसभा का जो गणित है, जो आंकड़े हैं, उसके हिसाब से इस बार सबसे ज्यादा मुश्किल और परेशानी आरजेडी के साथ होने वाली है, क्योंकि आरजेडी के पास वो आंकड़े नहीं है जिसमें वो एक भी राज्यसभा उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सकती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज अपने आवास पर बटुक ब्राह्मणों को बुलाकर उनका जोरदार सम्मान किया। कल ही न्यूज़ 24 से बात करते हुए यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिखा पकड़कर घसीटने को महापाप बताया था। आज ब्रजेश पाठक के आवास पर लखनऊ के एक गुरुकुल के बटुक ब्राह्मण अपने गुरु के साथ पहुंचे
और इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन बटुक ब्राह्मणों को अपने आवास के भीतर ले गए और वहां पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और तिलक लगाकर सम्मान किया। इस दौरान बटुक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के बीच डिप्टी सीएम को आशीर्वाद दिया। हालांकि इस मुद्दे पर भी उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सब कुछ महज दिखावा है। अगर बटुक ब्राह्मणों का इतना ही सम्मान मन में है तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उन बटुक ब्राह्मणों से क्षमा याचना की जानी चाहिए जिनका इस सरकार में अपमान हुआ है। ब्राह्मणों के अपमान का मुद्दा हो या शंकराचार्य का विवाद, एक बात पूरी तरीके से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में एक धड़ा अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गया है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। ब्राह्मण बटुकों के सम्मान मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उसी सरकार का हिस्सा है जिस सरकार में शंकराचार्य का अपमान किया गया है। दरअसल यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ब्राह्मण बटुकों के सम्मान को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने साफ किया कि एक तरफ सरकार शंकराचार्य का अपमान करती है तो दूसरी तरफ ब्राह्मण बटुकों के सम्मान का नाटक किया जा रहा है। बीजेपी चाहे जितना भी ढोंग कर ले, अब कुछ नहीं हो सकता। सपा का ये भी कहना है कि ब्राह्मण बटुकों का सम्मान करने में बीजेपी से बहुत देर हो गई है और अब बीजेपी के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा है। वहीं कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि इसी सदन में कालजयी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। किसी का अपमान करने का अधिकार सनातन बिल्कुल नहीं देता है। वहीं ब्राह्मण बटुकों के सम्मान मामले पर बीजेपी ने भी साफ किया है कि अगर ब्राह्मण बटुकों का सम्मान किया जा रहा है तो इसे राजनीति से जोड़कर देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अगर सम्मान हुआ है तो समाज में समरसता बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी की शिकायत वाले कई मामलों की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने आज 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। इनमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार सहित सीनियर मंत्री विजेंद्र चौधरी सहित करीब आधा दर्जन जहां सत्ता पक्ष के विधायक हैं और मंत्री हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के भी कई मंत्री और विधायक शामिल हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी और गलत हलफनामा देने को लेकर कई उम्मीदवारों ने जीते हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। इन मामलों की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने इन 42 विधायकों और मंत्रियों को नोटिस भेजा है और इनसे जवाब मांगा है। अब देखना ये है कि इस जवाब में वो क्या देते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला भी पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ आभूषा, न्यूज़ 24। आज महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। जयंती के अवसर पर शिवाजी के जन्मस्थली पुणे के जुन्नर में स्थित शिवनेरी किले पर शिव प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि इस दौरान बीती रात 3 बजे के आसपास शिवनेरी किले परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। इस पूरे मामले को लेकर पुणे ग्रामीण के एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया है कि भगदड़ में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। उन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि सभी की हालत जो है अब स्थिर बनी हुई है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत की जांच पर लगातार उनके भतीजे और महाराष्ट्र के विधायक रोहित पवार सवाल उठा रहे हैं। रोहित पवार ने मांग की है कि इस मामले में पारदर्शी जांच होनी चाहिए। इस बीच रोहित पवार को शरद पवार की एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले का साथ मिल चुका है। सुप्रिया सुले खुलकर रोहित पवार के समर्थन में आ चुकी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सुप्रिया ने रोहित की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी कर दी। सुले ने कहा कि रोहित पवार पूरे रिसर्च और तथ्यों के आधार पर सवाल उठा रहे हैं और जनता के मन में मौजूद शंकाओं को सामने ला रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रिया ने आगे लिखा कि लोगों को अजित दादा के विमान हादसे पर उठ रहे सवाल के जवाब मिलने चाहिए। अगर अधिकारी इन जवाबों को देने में देरी करते हैं तो बेचैनी और बढ़ेगी। इसे बढ़ने से रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस घटना का सच पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के सामने आए। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार जांच कर रही है, लेकिन रोहित पवार ने इन जांच पर सवाल खड़े किए हैं।
कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। गुजरात में अब तक के सबसे बड़े बजट के बाद अब राज्य के सार्वजनिक कर्ज की चर्चा हुई तेज। विपक्ष का आरोप कि सरकार ने हर गुजराती को बनाया लाखों का कर्जदार। गुजरात विधानसभा में पेश किए गए ताजा बजट दस्तावेजों के अनुसार राज्य का कुल सार्वजनिक कर्ज आने वाले 3 सालों में 5.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। सरकार के अनुमान बताते हैं कि साल 2025-26 में गुजरात पर कुल कर्ज 4,45,537 करोड़ रुपए और 2026-27 में ये बढ़कर 4,87,069 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि साल 2028-29 तक ये कर्ज करीब 5,66,845 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। मतलब औसतन हर साल लगभग 45,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज जुड़ने की संभावना है। हालांकि इन बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी करीब 68% बढ़ने का अनुमान है। इसी वजह से कर्ज की हिस्सेदारी 14.38% से घटकर 13.74% रहने की संभावना है। ऐसे में विकास परियोजनाओं के साथ साथ बढ़ता सार्वजनिक कर्ज एक बड़ी चुनौती बन सकता है। कैमरामैन प्रसाद साथ भुवन सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पंजाब में मिशन 2027 को लेके अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बेशक बनाई हुई हैं। अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल कल श्री हरमंदिर साहब के हेड ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह द्वारा एसजीपीसी और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष समेत सुखबीर सिंह बादल के ऊपर कई गंभीर तरह के सवाल खड़े कर दिए गए थे, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति भी गरमाने लगी। और आज एसजीपीसी की अहम बैठक श्री अमृतसर में साहिब में हो रही है, जहां पर ज्ञानी रघुवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के ऊपर मंथन भी किया जाएगा। वहीं पर श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने इसके ऊपर तुरंत एक जांच समिति बनाने की श्री अकाल तख्त साहिब से गुहार भी लगाई है कि ज्ञानी रघुवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोप काफ़ी गंभीर हैं और इसके लिए श्री अकाल तख्त साहिब एक जांच कमेटी का गठन करें। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों बच्चा चोरों की ऐसी अफवाह फैली है और ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लोग कानून से ज़्यादा भीड़ के फैसले पर फैसला करने लगे हैं। बिहार के ही नहीं बल्कि झारखंड के रांची से लेकर धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और बिहार के सीमावर्ती इलाकों से लगातार बच्चा चोरी के अफवाह में निर्दोष लोगों की पिटाई के मामले सामने आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि इन ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोग निकल रहे हैं जो रोजी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में गए हैं, या फिर वैसे लोग जो खानाबदोश की ज़िंदगी जीते हैं वो लोग इसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन भीड़ है कि किसी की मानती नहीं है। कई इलाकों में जिला पुलिस ने पोस्टर जारी किए हैं, लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके हर इलाके में ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। हालांकि इक्का दुक्का ऐसे मामले आए हैं जहां बच्चा चोरी की घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि निर्दोष या फिर अर्धविचित लोग इसके शिकार हो रहे हैं और भीड़ उन्हें अपना निशाना बना रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 12 थानों में पहली बार एक साथ बीते 30 घंटे में 1-2 नहीं बल्कि 34 ऐसी एफआईआर दर्ज की गई हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। और ये फ्रॉड कुछ लाख रुपए का नहीं बल्कि 1,50 लाख रुपए से ज्यादा का ये साइबर फ्रॉड हुआ था, जिनसे पैसे ऑनलाइन या अलग अलग तरीके से ठगे गए। लेकिन ये पहली बार है कि 34 एफआईआर दर्ज हुई हैं जो कि 0 पे एफआईआर कायम हुई हैं। 29 तारीख को, यानी 29 तारीख की बात की जाए तो यहाँ पर 17 जो मामले अलग अलग तरह के दर्ज किए गए थे। इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उनमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा की जो ठगी की गई थी उनको इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के पोर्टल पर कुछ शिकायतें दर्ज हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश साइबर पुलिस की ने इस पूरे मामले में एफआईआर 0 पर दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसमें 29 मामलों में साइबर ने जालसाजी करते हुए 1,53 रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले 0 पर एफआईआर दर्ज की हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से लेके भवन तक सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। हम इस समय मौजूद हैं धर्मनगरी कटरा में और तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, ऑफिसर हैं, श्राइन बोर्ड के यहाँ पर आप स्टाफ को देखिए। प्रत्येक यात्री की यहाँ पर बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि हाल ही में देखा गया था एक कंटेंट क्रिएटर द्वारा भवन के अंदर का वीडियो बनाया जाता है। वीडियो जो है वो वायरल होता है सोशल मीडिया पर और उसके बाद आप देखिए कि प्रत्येक यात्री की यहाँ पर बारीकी से जांच की जा रही है। जो कंटेंट क्रिएटर ने भवन के अंदर का वीडियो बनाया था, जो जानकारी सूत्रों से मिली, उसने
चश्मे से, यानी जो हिडन कैमरा था चश्मे में, उससे वीडियो बनाया था। और उसके बाद आप देखिए कि प्रत्येक यात्री की यहाँ पर कैसे बारीकी से जांच की जा रही है। जब सुनिश्चित कर लेती है ये जवान कि यहाँ पर किसी तरह का हिडन कैमरा नहीं है, इन तमाम श्रद्धालुओं को आगे जाने की इजाजत है। ये दिखाता है कि सुरक्षा व्यवस्था भवन में बेहद ज्यादा चाकचौबंद हो चुकी है। धर्मनगरी कटरा से लेके पूरे भवन तक, ट्रैक तक जो है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। कई जो फ्रिस्किंग पॉइंट बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की जो है जांच की जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, धर्मनगरी कटरा।